हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम के लिए हमारे जो केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी उसी क्रम में ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। और यहाँ पर आपकी जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस आप देख पा रहे होंगे, इसी को फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमने केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था, तो आप यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री में तीसरे नंबर पर जो दिया गया है, सबसे पहले आपका पदार्थ दिया है। तो पदार्थ से ही सारी चीज़ें हमने स्टार्ट की हुई थी और ये हमारी क्लास नंबर 13 रहेगी। इससे पहले हमारे 12 लेक्चर हो गए हैं, जिसमें आपको पदार्थ और पदार्थ से संबंधित जितने भी टॉपिक्स होते हैं सारे बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाए हुए हैं। तो सारे सेशन आप ज़रूर देख लें। तो पदार्थ पर आपको बताया था पदार्थ की अवस्थाएं। अब जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, इनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो भौतिक अवस्थाएं होती हैं और रासायनिक आधार पर वर्गीकरण होता है। तो भौतिक रूप से हमने ठोस, द्रव, गैस पढ़ लिया था। फिर चौथी और पांचवी अवस्था भी आपको बताई हुई थी। इसके बाद जो आपके पदार्थ होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो परमाणु की जो संरचना है वो आपको बताई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, कौन से आपके नाभिक के अंदर चीज़ें उपस्थित होती हैं, कौन सी बाहर, कक्ष क्या कहलाते हैं, सबकक्ष क्या कहलाते हैं, कक्षक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। ठीक है। इसके बाद पदार्थ के गुण भी पढ़ चुके थे। पदार्थ के पृथक्करण की विधियां आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो रासायनिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण है, जिसमें हमें तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ना है। तो ये बहुत ही लेंथी टॉपिक होते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं और ये इम्पोर्टेंट भी हैं, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है आपका जो तीसरा टॉपिक यहाँ दिया है, इसमें सारी की सारी केमिस्ट्री दी गई है। और जिसने भी अभी तक क्लासें नहीं देखी हैं देख सकते हैं। ये मुख्य रूप से आपके एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम जो आपकी अगस्त में होने वाली है, उसी के लिए ये क्लासेस चल रही हैं। और यहाँ पर अभी आपका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो सिलेबस है वो भी आप वहाँ पर देख पाएंगे। तो अभी तो बस आपको अपने मेन सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी है। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेना है, ताकि जब आप बाद में प्रैक्टिस सेट लगाएं तो वहाँ पर आप उन प्रैक्टिस सेटों को आसानी से लगा सकें। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इससे पहले हमने बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की हुई थी। तो बायोलॉजी की लगभग 60 प्लस क्लासें हो गई हैं, जिसमें आपको पूरी थ्योरी आपकी एनसीईआरटी के अलावा जो ऑथेंटिक बुक्स, अदर ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, उनकी थ्योरी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने सजीव जगत से स्टार्ट किया था। ये 5वें नंबर पर जो टॉपिक दिया है, इसमें आपकी पूरी की पूरी बायोलॉजी के चैप्टर दिए गए हैं। अब ये तो कह देते सजीव जगत, अब ये आपको यहाँ पर सोचना है कि सजीव जगत में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। सजीव चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो सजीव जगत में आपको सारी चीज़ें कवर करवा चुके हैं। वर्गीकरण मतलब आपका जो 5 जगत वर्गीकरण है, द्वि जगत से लेकर के, ये भी हमने कवर कर लिया था। फिर इसके बाद जैविक प्रक्रियाएं, अनुकूलन आपको करवा दिया। जैव उत्पत्ति, मानव शरीर विज्ञान मतलब मानव शरीर के सारे तंत्र हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है। और इसके बाद कोशिका, सबसे पहले हमने जो आपका सजीव जगत है वो कोशिका से ही स्टार्ट किया था। तो कहने में तो आसान है कि कोशिका। ठीक है। अब कोशिका इतना बड़ा टॉपिक होता है, यदि इसको आप पढ़ेंगे तो लगभग 3 से 4 लेक्चर आप यहाँ पर देखेंगे कोशिका से ही संबंधित। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, हर एक जितने भी यहाँ पर टॉपिक आते हैं इसके अंतर्गत सबसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। आनुवंशिकी और विकास भी आपको कवर करवा चुकी थी। तो लगभग 60 क्लासें हैं, आप देखिए सारी की सारी, और इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है। वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम बायोलॉजी और वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम केमिस्ट्री के नाम से। ठीक है। तो आप देख सकते हैं। आइए आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर पदार्थ की जो पृथक्करण की विधियाँ हैं, यहाँ से आपका मेन सब्जेक्ट जब पूछा जाएगा तो 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, क्योंकि आपने पिछली बार जब वर्ग 2 का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पर इससे 2 से 3 क्वेश्चन एक मतलब शिफ्ट में आए हुए थे। तो अब आप सोचिए यहाँ तो केवल मेन सब्जेक्ट आना है, तो कितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर रहेगा। तो इस चैप्टर को आप मिस बिल्कुल भी ना करें, स्किप भी ना करें, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे से चीज़ें जोड़कर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। अब जो भी यहाँ पर नया स्टूडेंट जुड़ता है और डायरेक्ट पदार्थ पृथक्करण की विधियाँ पढ़ता है, तो हो सकता है उसको समझ ना भी आए। क्योंकि यहाँ पर जब तक उसको पदार्थ के बारे में बेसिक जानकारी नहीं होगी कि पदार्थ होता क्या है, किन चीज़ों से मिलकर के पदार्थ बना हुआ है, तो वो यहाँ पर
समझने में थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए बार बार कहते हैं पिछले सारे लेक्चर देख लें, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे पदार्थ के पृथक्करण की विधियों से, ठीक। तो यहाँ पर पदार्थ के पृथक्करण की विधियाँ यदि हम पढ़ेंगे तो इससे पहले हमें अवस्था परिवर्तन पढ़ना होता है। और आपको जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ठोस क्या अवस्था होती है, द्रव क्या कहलाता है, गैस क्या होती है, ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ आसानी होगी आपको समझने में यदि आपने पिछले लेक्चर देखे हुए हैं। तो देखिए पदार्थ के पृथक्करण की विधियों से मतलब क्या है कि कई पदार्थ जैसे एक साथ मिले होते हैं तो उनको हम किन किन विधियों के माध्यम से अलग अलग कर सकते हैं, उनको शुद्ध कर सकते हैं, यही होती हैं पदार्थ की पृथक्करण की विधियाँ। तो पदार्थ की पृथक्करण की लगभग आपको 15+ विधियाँ पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी मिश्रण में मिले हुए पदार्थों को अलग करना या पृथक करना ही शुद्धिकरण या पृथक्करण कहलाता है। कोई मिश्रण कब बनेगा, अभी हमने मिश्रण पढ़ा नहीं है, हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पृथक्करण की विधियों को कवर कर लेते हैं। तो देखिए मिश्रण का मतलब है जिसमें कई बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, या फिर दो चीज़ों का भी मिश्रण हम बना सकते हैं। जैसे दो प्रकार की दालें हैं, ठीक है। एक आपकी दाल में ले लें मसूर की दाल और एक ले ली हमने मूंग की दाल, ठीक है। और इन दोनों को यदि हम मिला देते तो ये क्या बन जाता, मिश्रण। फिर इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी न किसी विधि का चयन करेंगे, ठीक है। जैसे हस्त चयन करेंगे या चालन विधि से इन दोनों दालों को अलग करेंगे। तो यही क्रिया जो होती है, यही मतलब शुद्ध करना या पृथक्करण कहलाता है, ठीक है। अब आपकी डेफिनेशन तो पूछी नहीं जानी, बस आसानी से आप यहाँ समझ लेंगे पृथक्करण की विधियाँ क्या हैं। अब देखिए अवस्था परिवर्तन क्या होते हैं। तो पहले हम गलनांक क्या कहलाता है, इसके बाद आपका जो है हेमांक क्या कहलाता है, क्वथनांक क्या होता है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए अवस्था परिवर्तन मतलब कोई पदार्थ जैसे ठोस अवस्था में है और इसे यदि हमें गैस अवस्था में बदलना है, या कोई पदार्थ गैस अवस्था में है इसे द्रव में बदलना है, तो ये अवस्था परिवर्तन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो किसी पदार्थ का एक निश्चित ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, अर्थात ठोस से द्रव या फिर द्रव से गैस या द्रव से ठोस या गैस से द्रव में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, अवस्था परिवर्तन। मान के चलिए जैसे आपका बर्फ़ है, क्या है, बर्फ़ है। तो बर्फ़ रूप में क्या रहेगा, यहाँ पर बर्फ़ है आपका, तो ये ठोस रूप में है। किस रूप में है, ठोस रूप में। और जब ये पिघल जाएगा तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। और जल किस अवस्था में आ गया आपका, द्रव अवस्था में। तो हो गया ना ठोस से द्रव में परिवर्तन। यही होता है कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो गया तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे जल है, क्या है, जल है, ठीक है। तो जल किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। और यदि जल को हम उबाल दें तो ये वाष्प के रूप में उड़ेगा। तो क्या वाष्प के रूप में उड़ता मतलब गैस अवस्था में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। अब देखिए चूँकि अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता है, क्या नहीं बदलता, ताप नहीं बदलता है, अर्थात पदार्थ के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो नहीं बदलेगी, लेकिन अणुओं की आंतरिक ऊर्जा बदल जाती है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए एक एक करके सबसे पहले हम गलनांक पढ़ेंगे। अब क्या हुआ है कि जो आपके नए पैटर्न में एग्ज़ाम बनते हैं तो वहाँ पर जो पुराने मतलब यहाँ पर शब्दावलियाँ होती हैं उनके स्थान पर नई शब्दावली का यूज किया जाता है, ताकि हम थोड़े से भ्रमित हो जाएं और क्वेश्चन के आंसर फिर ऐसे में गलत भी कर देते हैं। तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। जैसे गलनांक है, इसी को हम पिघलना कहते हैं, द्रवण कहते हैं। तो गलनांक यदि नहीं दिया है क्वेश्चन में, केवल द्रवण दिया है, तो आपको याद रखना है कि ये गलनांक की बात की जा रही है, ठीक है। मेल्टिंग या फ्यूज़न पॉइंट जिसे कहते हैं। तो क्या होता है गलनांक, तो निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना। किसका, ठोस, जब आपका किसी निश्चित ताप पर ठोस कहाँ बदलेगा, द्रव में बदलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, आपका गलनांक कहलाएगा। तथा इस निश्चित ताप, जिस ताप पर जो ठोस है वो द्रव में बदल रहा है, तो इसी निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। तो आपको सीधी सी बात इतना याद रखना है कि ठोस जब द्रव में बदलता है तो वो गलनांक होता है। मतलब यहाँ पर ठोस रूप में है, जैसे बर्फ़ हो गया आपका, बर्फ़ किस रूप में है, ठोस में। और जब ये बदलेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, पिघलेगा तो जल बन जाएगा, अर्थात द्रव में। तो ठोस जमा हुआ था बर्फ़ और पिघल गई तो क्या बन गया, जल बन गया, द्रव बन गया, ठीक है। तो इसीलिए गलनांक को क्या कहते हैं, पिघलना भी
कहते हैं। तो ठोस का द्रव में बदलना गलनांक है या द्रवण है या पिघलना है। ठीक है, अब देखिए, जब हम किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में परिणत होने की क्रिया द्रवण पिघलना, ये तो आपको बता दिया। जिस ताप पर ठोस द्रव में परिणत, मतलब ये थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज की गई है, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए, जैसे बर्फ़ का जल में बदलना, तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि बर्फ़ का जल में बदलना कौन सी क्रिया है। ऑप्शन देगा गलनांक है, क्वथनांक है, हिमांक है, क्या है, वाष्पीकरण है। तो याद रखिए, बर्फ़ यानी ठोस है और जल यानी द्रव है। तो ठोस का द्रव में बदलना, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करना है और आप आसानी से आंसर दे देंगे। ठीक है, अब देखिए, गलनांक पर कुछ चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं, मतलब फैल जाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो पिघलने पर क्या होते, संकुचित होते हैं, उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक कम हो जाता है। तो सीधी सी बात है, जो गलनांक है, यदि इसमें हम दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे बर्फ़ हो गया, ढलवा लोहा, बिस्मत तथा और भी कई पदार्थ हैं जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं, उनका दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाता है। तो दो चीज़ें याद रखनी है, कई ऐसे पदार्थ होंगे जिनको हम पिघलाएंगे तो क्या होगा, वो संकुचित होंगे, और संकुचित होंगे अर्थात यहाँ पर सिकुड़ना होगा। ठीक है, तो संकुचित होते हैं तो दाब बढ़ाने पर गलनांक कम होगा, और यदि पदार्थ प्रसारित होते हैं, फैलते हैं, तो दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया गलनांक पर दाब का प्रभाव। फिर है गलनांक पर अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सामान्यतः जब हम अशुद्धि मिलाते हैं तो गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि कोई बर्फ़ पिघल रही है तो इसमें कुछ नमक या सोडा हम मिला देते हैं तो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर माइनस में पहुंच जाता है, और कितना हो जाता है, 22 डिग्री तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं, और इस मिश्रण का ही उपयोग कुल्फ़ी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते बार बार कि थ्योरी यदि आप कवर कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से थ्योरी को कवर करिए, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। तो ये हो गया आपके गलनांक, और गलनांक पर दाब तथा अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो गलनांक में अशुद्धि मिलाएंगे तो गलनांक कम हो जाएगा, और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यदि पदार्थ जो है वो संकुचित हो रहा है तो गलनांक क्या होगा, वहाँ पर घट जाएगा, और यदि प्रसारित हो रहा है तो गलनांक बढ़ जाएगा। गलनांक क्या होता है, तो ये कहलाता है आपका ठोस का द्रव में बदलना। ठीक है, अब दूसरा होता है हिमांक। गलनांक का उल्टा हिमांक होता है, जिसे हम जमना कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो जैसे आपका जल है, बिल्कुल उल्टा है। देखिए, हमने गलनांक पढ़ा, गलनांक क्या था, ठोस का द्रव में बदलना। क्या था, ठोस का द्रव में बदलना। अब यदि हम हिमांक की बात करते हैं तो द्रव क्या होगा, ठोस में बदलेगा। किस में बदलेगा, ठोस में। तो है इसका उल्टा कि नहीं है, मतलब यहाँ द्रव रूप में हमारा जल है, और यदि हम जल को जमा दें, क्या करते हैं, जमा दें, तो क्या बन जाएगा, ठोस बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये बर्फ़ था और पिघल करके क्या बना था, जल बना था। तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं, याद रखिए। हिमांक को ही जमना कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, तो निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना ही हिमीकरण है, और जिस ताप पर एक क्रिया होती है वही हिमांक कहलाता है। प्रायः गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं। ताप घटने के कारण द्रव का ठोस में परिणत होने की क्रिया जमना कहलाएगी। तो ये आपको समझ लेना है। ठीक है, अब देखिए क्वथनांक क्या होता। क्वथनांक को कहते हैं उबलना। क्या कहते हैं, उबलना। तो यहाँ पर ठोस और द्रव की क्रिया हम पढ़ चुके। ठोस का द्रव में बदलना गलनांक, द्रव का ठोस में बदलना हिमांक। अब यहाँ ठोस जो है इसको हटा दें, तो यहाँ पर जो क्वथनांक है, क्वथनांक क्या होगा, द्रव का गैस में बदलना। किसका, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, क्वथनांक यानी उबलना। द्रव रूप में क्या होता है, हमारा जल होता है। ठीक है, द्रव क्या कहलाता है, जिसमें बहने का गुण हो, तो जल हो गया। ठीक है, अब जल को जब हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं या उबालते हैं, तो क्या होता है, जल उबलने पर वाष्प के रूप में, वाष्प क्या होती है, आपकी गैस होती है, तो उड़ने लगता है। ठीक है, यही कहलाता है आपका क्वथनांक। ठीक है, तो द्रव का गैस में बदलना या वाष्प में बदलना ही वाष्पन है, और जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है वो क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, और अशुद्धि मिलाने पर भी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यहाँ दोनों चीज़ें यदि मिलाते हैं तो क्वथनांक हमेशा बढ़ना ही होता है। अब यहाँ आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर,
सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लेकर इसलिए आते हैं ताकि कहीं से किसी भी फैक्ट से क्वेश्चन आए आप उसका आंसर दे पाएँ। तो कुछ पदार्थ कितने डिग्री पर उबलते हैं ये याद रखना है। तो जो जल होता है, जल 100 डिग्री सेल्सियस पर तो उबलने लगता है, तो उबलना क्या कहलाता है? क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस यानी उबलल। ठीक है। और जमना, जल कितने पर जम जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो हिमांक बिंदु कहलाता, जिसे हम गलनांक कहते थे। ठीक है। तो जल कितने पर उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ग्लिसरीन 290 डिग्री सेल्सियस, पारा 357 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस, ईथर 35 डिग्री सेल्सियस और तारपीन का तेल 155 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो आपको डायरेक्ट रट लेने हैं। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट के क्वेश्चन होते हैं और इनको रटना ही पड़ता है। ये समझने की यहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है। अब देखिए अगला संघनन बिंदु। जैसे हमने पढ़ा था गलनांक, गलनांक का उल्टा क्या था आपका? गलनांक का उल्टा था हिमांक। अब हमने पढ़ा क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या है? क्वथनांक अर्थात द्रव का गैस में बदलना। द्रव कहाँ बदल रही थी? गैस, या गैस को ही क्या कहते हैं? वाष्प। ठीक है। अब यहाँ इसका उल्टा कर दें कि गैस का या वाष्प का आपका द्रव में यदि ये बदल रही है तो वो क्रिया संघनन बिंदु होता है, कंडेंसेंट पॉइंट होता है। तो निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना ही संघनन है तथा इस निश्चित जो बिंदु है इसे संघनन बिंदु कहेंगे। प्रायः क्वथनांक और संघनन बिंदु समान होते हैं। तो पूछ सकते हैं बताइए समान कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो गलनांक और हिमांक समान होता है और क्वथनांक तथा संघनन बिंदु समान होते हैं। अब देखिए अगली जो आपका क्रिया है वो है वाष्पीकरण, एवोपोरेशन। तो क्या कहलाता वाष्पीकरण? तो द्रव की खुली सतह से, द्रव क्या है? देखिए जल आपका द्रव है। ठीक है। तो जब जल को हम गर्म करते हैं तो ऊपर यदि उसकी सतह खुली हुई है, मतलब हमने जल को ढका नहीं है, तो जितना ताप हम उस जल को देंगे उसी ताप के अनुसार वह धीरे धीरे क्या होगा? द्रव वाष्प में बदलना शुरू कर देगा और यही क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊष्मा की आवश्यकता होती है और यह ऊष्मा द्रव अपने अंदर से ही प्राप्त करता है। ठीक है। हमें कोई अलग से ऊष्मा उसमें डालनी नहीं होती है। द्रव जो हम गर्म कर रहे हैं, जैसे जल हमारा द्रव है, तो उसमें जो ऊष्मा उसको मिलती है वो उसी द्रव को अपने अंदर से मिलती है, अतः द्रव ठंडा हो जाता है। इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे शरीर में जब पसीना सूखता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि पसीना सूखने अर्थात वाष्पीकरण हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो जब हमारे शरीर का पसीना सूखता है तो ठंडक महसूस होती है। इसका कारण है कि पसीना सूखना यानी वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा जो है वो शरीर से ग्रहण होती है, अतः शरीर ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण के कारण ही कूलर ठंड उत्पन्न करता है, सुराही का पानी ठंडा हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कूलर जो है वो ठंड उत्पन्न करता है, इसका क्या कारण है? या फिर सुराही का पानी ठंडा होता है किस कारण से, किस क्रिया से? ठीक है। तो वाष्पीकरण से। अब देखिए पदार्थ के अणु हमेशा कैसे होते हैं? गतिमान। ये तो आपको पता है। और इनमें परस्पर क्या होता? आकर्षण होता है। और अणु के वेग से उत्पन्न बल आकर्षण बल से अधिक होता है, तब अणु पदार्थ से निकलकर हवा में मिल जाते हैं। यही क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अब इस पर द्रव का क्या प्रभाव होगा? या द्रव का पृष्ठतल, हवा की शुष्कता वगैरह। तो द्रव का तापमान, द्रव का जब तापमान जितना अधिक रहेगा उतना ही तीव्रता से उसका वाष्पीकरण होगा। मतलब जितनी ज़्यादा हम जल को हीट देंगे, जितना ज़्यादा उसको टेम्परेचर देंगे, वो उतने ही जल्दी या उतने ही तीव्रता से क्या हो जाएगा? वाष्प बन जाएगा। ठीक है। फिर पृष्ठतल। तो द्रव का जो पृष्ठतल है जितना अधिक होगा उसका वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा। मतलब जो पृष्ठतल होगा जितना अधिक होगा उसका वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा। हवा की शुष्कता, द्रव के ऊपर वाली हवा जितनी ही शुष्क होगी वाष्पीकरण उतना अधिक होगा। मतलब हर एक चीज़ जो है जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक वाष्पीकरण होना है। तो यहाँ कोई डाउट ही नहीं बनना। ठीक है। द्रव के संपर्क में रहने वाली हवा का वेग जितना अधिक है वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा वाष्पीकरण। सबसे पहले पढ़ा गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, संघनन बिंदु, वाष्पीकरण। अब देखिए ऊर्ध्वपातन, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। सब्लिमेशन जिसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है? तो जब कोई जो ठोस होता है, ठोस पदार्थ, वो द्रव में ना बदले और डायरेक्ट गैस अवस्था में चला जाए, वो क्रिया ऊर्ध्वपातन होती है। ठीक है।
तो देखिए सामान्यतः ठोस पदार्थ, वैसे तो हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो ठोस होता है वो द्रव में बदलता है, तो ये गलनांक कहलाता है। लेकिन एक ऐसी क्रिया है ऊर्ध्वपातन जिसमें जो ठोस है, यदि हम उसको हीट देंगे या उसको कोई दाब लगाएंगे या जो मतलब उसको प्रेशर देंगे, तो वो उसको बदलना तो चाहिए किसमें, आपके द्रव में, लेकिन वो द्रव में ना बदलकर सीधा गैस रूप में बदल जाता है। यही क्रिया आपकी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो ये डेफिनेशन टाइप की, बस आपको तो याद रखना है कि जो ठोस पदार्थ हैं गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं, उसके पश्चात गैस अवस्था में। लेकिन कुछ ठोस ऐसे हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आने के बदले सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं, वाष्प या गैस के रूप में परिणत हो जाते हैं। यही क्रिया ऊर्ध्वपातन है। और इसके उदाहरण याद रखिए, जैसे कपूर, जब कपूर कैसी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। ठीक है, आप पूजा पाठ में कपूर का यूज करते होंगे, तो जो ठोस रूप में होता है क्या हमारा कपूर, और जब हम इसको जलाते हैं तो इसको द्रव में बदलना चाहिए, मतलब पिघल जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये पिघलता नहीं, सीधा वाष्प बन जाता है और उड़ जाता है। ठीक है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। तो इसका उदाहरण है कपूर। इसी तरह से आयोडीन, ए मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, डायरेक्ट पूछते हैं ऊर्ध्वपातन क्रिया का उदाहरण नहीं है या फिर है। फिर है अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल, नेप्थलीन, एंथ्रासीन आदि पदार्थ मतलब जो है ऊर्ध्वपातन क्रिया के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जो ठोस हैं और द्रव मिश्रण को पृथक्करण की विधियाँ। अब ये अवस्थाएं पढ़ ली, किस अवस्था से कहाँ पर परिवर्तन होता है। अब जैसे दो चीज़ें मिली हैं, एक ठोस वस्तु है, मान के चलिए ठोस वस्तु है कोई आपकी गेहूँ, क्या है गेहूँ, ठीक है, और इसमें कोई द्रव वस्तु मिली हुई है। ठीक है, जैसे गेहूँ है, गेहूँ में कुछ अन्य जो कण मिले हुए हैं और इसको पानी में यदि मिला दिया जाए तो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करेंगे तो किस क्रिया से करेंगे। तो इसी तरीके से फिर हम पढ़ेंगे द्रव को गैस से अलग करना। ठीक है, तो ठोस और द्रव अवयवों के मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ देखिए। तो ये भी याद रखना, पूछ सकता है ठोस और द्रव अवयवों के मिश्रण के पृथक्करण की कौन सी विधियाँ हैं या नहीं हैं। ठीक है, मैचिंग के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अवसाधन या तलघटन, आपको सब नाम याद रखने हैं। अवसाधन को ही क्या कहते हैं, तलघटन कहते हैं, सेंडिमेंटेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, ठोस तथा द्रव के मिश्रण को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है और मिश्रण के स्थिर रहने पर जो ठोस पदार्थ होंगे वो नीचे तली में बैठ जाते हैं पानी की, और द्रव जो है वो ऊपर आ जाता है। जैसे गेहूँ और चावल धोना। ठीक है, जैसे आपने चावल लिए, क्या लिए, चावल को लिया, तो चावल है इसको किसमें, जल में धोया आपने। ठीक है, तो जैसे आप चावल को धो रहे हैं, ठीक है, जल में, तो चावल क्या है, ठोस है। तो जो चावल है, जब हम इस मिश्रण को, चावल और जल के मिश्रण को, क्योंकि चावल में अशुद्धियाँ मिली होती हैं तो उनको हमें अलग करना है। ठीक है, तो क्या होगा, जो ठोस पदार्थ रहेगा वो तली में बैठ जाएगा, मतलब जो आपका चावल है वो तली में बैठ जाएगा। और जो इसको जब हम कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ते हैं, ठीक है, और जो द्रव घटक है वो ऊपर आ जाता है और हम चावल को साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है अवसादन। नेक्स्ट है निस्तारण, जिसे हम निथारना या उछाना भी कहते हैं, डिकेंटेशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो जो हम मिश्रण को अवसाद किए हुए हैं उस मिश्रण के द्रव को बिना हिलाए दूसरे बर्तन में डाल देना। ठीक है, जैसे जो आपका अवसाधन की बाद की क्रिया होती है निस्तारण, तो जैसे हमने चावल और जल को धोया, जल में चावल को धोया है। ठीक है, तो जब चावल को जल में धोते हैं तो कुछ समय के लिए फिर इस मिश्रण को स्थिर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो जल होता है उसको हम अलग कर लेते हैं और आपके जो चावल हैं उसको हम निकाल लेते हैं या उसको अलग कर देते हैं। तो यही क्रिया दूसरे बर्तन में डालते हैं जब हम, तो निस्तारण कहलाती है। नेक्स्ट है निस्यंदन या छानना, फिल्ट्रेशन, क्या होती है, तो इस प्रक्रिया में जो निस्तारित मिश्रण है, अब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले अवसाधन करते हैं मिश्रण को, फिर निस्तारित करते हैं, मतलब अवसादित मिश्रण को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलना या डालना निस्तारण है। अब जो निस्तारित मिश्रण है, मतलब इसको हमने अलग अलग बर्तन में कर लिया है, तो इस मिश्रण को छन्नी से छान लेंगे। ठीक है, और अलग कर देंगे। जैसे यहाँ पर चाय है, क्या बनाई हमने, चाय। ठीक है, चाय में क्या होगी, चाय पत्ती, तो चाय पत्ती को अलग कर देंगे। ठीक है, छान करके। इसी तरह से जूस में जो रेसे होते हैं उनको छान लेना। पनीर बनाने के लिए फटे दूध में से ठोस कणों को छानना, ये सब निस्यंदन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है अपकेंद्रण, क्या कहलाता है अपकेंद्रण,
तो इस विधि में ठोस एवं द्रव के मिश्रण को, किसके, ठोस और द्रव का जो मिश्रण रहेगा इसमें, उसमें बहुत तेज गति से हम घुमाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, घुमाएंगे। और इस विधि में क्या होता है, दूध से क्रीम या दही से मक्खन को अलग किया जाता है। सीधी बात, जो मठा बनाते हैं तो उसमें जो हम मशीन यूज करते हैं या उसे तेज़ी से घुमाते हैं, वही क्रिया केंद्रण होती है। वॉशिंग मशीन के द्वारा कपड़ों को इसी विधि से, एक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पूछेगा जो दही से मक्खन को अलग करना किस विधि का उदाहरण है, पदार्थ के पृथक्करण की किस विधि का उदाहरण है, या जो कपड़े होते हैं वॉशिंग मशीन में किस विधि से धोए जाते हैं। तो ये याद रखेंगे, अपकेंद्रण। ठीक है, नेक्स्ट है बाष्पीकरण, एवेपोरेशन। ये आपको बता चुके क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, समुद्र के पानी से नमक किस विधि से निकाला जाता है, तो बाष्पीकरण विधि से निकाला जाता है। नेक्स्ट है द्रव शोधन या आसवन विधि, क्या कहलाती है, डिस्टिलेशन। इस विधि के द्वारा ठोस एवं द्रव के मिश्रण को गर्म करेंगे पहले। इस विधि में एक ऐसे उपकरण का यूज़ किया जाता है जिससे द्रव भाप बनकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर दूसरे बर्तन में इकट्ठा होता है। ठोस, आपने देखा होगा जब कभी भाप बनती है, जल को हम उबालते हैं तो भाप बनती है, और यदि ऊपर कोई बर्तन ढक दिया जाए और उस बर्तन को जब हम दूसरे बर्तन में ऐसा करेंगे तो वहाँ से जल के रूप में बूंदें गिरने लगती हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे समुद्र जल से नमक और शुद्ध जल प्राप्त करने की ये सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया ठोस और द्रव के मिश्रण को अलग करने की विधि। अब ठोस अवयवों के मिश्रण, केवल ठोस अवयव जो होते हैं इसके मिश्रण को अलग करने की विधियां हैं। सबसे पहले हस्तचयन। हस्तचयन मतलब हाथ से बीनना अशुद्धि को। ठीक है, तो अशुद्धि मिली होती है तभी तो हम उसको पृथक कर रहे हैं चीज़ों को। तो देखिए इस विधि में जैसे दाल है, दालों में कुछ कंकड़ वगैरह होते हैं, उसको हम हाथ से निकाल करके दूर कर देते हैं। तो ये हस्तचयन, भले इतनी सिंपल है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रेसिंग या गाहना। थ्रेसिंग क्या कहलाती है, तो जो डंडियाँ होती हैं अनाज की, उससे अनाज को पृथक करना। ठीक है, थ्रेसिंग के द्वारा किया जाता है, दानों को अलग करना, तो ये होता है थ्रेसर। नेक्स्ट है आपका निष्पावन या पछाड़ना या उड़ाना, डस्ट। जैसे आपकी कोई वस्तु है, सॉरी कोई आपका कोई ठोस अनाज है, जैसे दाने हैं, ठीक है, आपके गेहूं के दाने, उसमें कुछ भूसा मिल गया है। ठीक है, तो उसको किस विधि से अलग करेंगे, हम बीन कर थोड़ी कर पाएंगे, तो उसको हम उड़ाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उड़ाएंगे, या पछाड़ना जिसको बोलते हैं निष्पावन कहलाता है। ठीक है, अनाज के कणों से भूसे को पृथक करना। नेक्स्ट है चालन यानी सीपरेशन, क्या कहलाता है, तो चालन का मतलब यदि कोई बारीक मिट्टी के कण आपके अनाज में मिले हुए हैं तो उसको हम चाल करके अलग कर सकते हैं चलनी विधि के द्वारा। ठीक है, जैसे आटे से चौपर को अलग करना, रेत व कंकड़ पत्थर को अलग करना चालन विधि से होता है। नेक्स्ट है चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सीपरेशन। इस विधि में चुंबक का इस्तेमाल होता है। इस विधि में मिश्रण के एक घटक जो धातु होते हैं चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस विधि से अलग किए जाते हैं। तो ये केवल ठोस पदार्थ के पृथक्करण की विधियां हैं। ठीक है, इतनी ये भी आपको याद रखना है कि किसके पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी। अब देखिए द्रव एवं द्रव अवयव के मिश्रण को पृथक्करण करना, तो पृथक कीप होती है। क्या होती है, पृथक कीप। इस विधि के द्वारा दो आघुलनशील द्रव, मतलब जो एक दूसरे में पूर्ण रूप से नहीं घुल पा रहे हैं, तो दो अलग अलग घुलनशील जो द्रव हैं उनको अलग करना पृथक कीप के द्वारा होता है। इस विधि में प्रायः तेल और पानी को घोलेंगे तो ये कभी नहीं घुलते एक दूसरे में, तो इनको यदि अलग करना है तो पृथक कीप से किया जाता है। इस प्रक्रिया में तेल हल्का होने के कारण ऊपर तैरता रहता है और पानी पात्र के नीचे रहता है। नेक्स्ट है प्रभाजी आसवन। इस विधि के द्वारा घुलनशील द्रव जो होते हैं, मतलब जो घुल जाते हैं, इनको अलग अलग करते हैं। इस प्रकार की विधि पदार्थों के क्वथनांक बिंदु, अब क्वथनांक बता चुके क्या कहलाता है, द्रव का गैस में बदलना। ठीक है, इस प्रकार के मिश्रण को जब गर्म करते हैं तो भिन्न भिन्न क्वथनांक बिंदु वाले द्रव अलग अलग हो जाते हैं। इस विधि के द्वारा तेल से मोम को अलग करना, स्नेहक जिसे ग्रीस बोलते हैं, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि को अलग किया जाता है। नेक्स्ट आपका फटकना, मतलब भूसा जो होता अनाज में मिला है या कहीं पर भी, तो उसको फटक करके भी हम अलग कर सकते हैं या उड़ा करके भी। और नेक्स्ट होता बीनना, जिसे हम हस्तचयन ही कहेंगे, मतलब हाथ से अलग कर देना। ठीक है, तो ये लगभग 15 पृथक्करण की विधियां हैं, इनको आपको याद रखना है। अब इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कई जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वहाँ पर आपको इसके क्वेश्चन सारे के सारे बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे पदार्थ का रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या कहलाते हैं,
और आपका मिश्रण क्या होता है, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण क्या होता है, विलयन क्या कहलाते हैं, विलायक विलेय क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अगले सेशन में कवर करेंगे। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।